ओके स्टूडेंट्स, तो आज आज का जो न्यू दूसरा टॉपिक है वो है नॉर्मल लॉग एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल लॉग में हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व लिया है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आपने पहले भी कई दफा पढ़ा होगा। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है? ठीक है, इट इज अ ग्रोथ कर्व जिसको हमने मतलब एक रिप्रेजेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ different stages of bacterial growth on graph. ठीक है, it represent the number of viable cells of bacterial population over a specific period of time. ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है कि एक कर्व है या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बैक्टीरियल ग्रोथ की। ठीक है, तो दिस इज जो है आपका नॉर्मल लॉग में आ जाएगा। तो जो हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं इसमें चार स्टेजेस पर है। नंबर 1 इज लैग फेज, अदर वन इज लॉग फेज, थर्ड स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, एंड लॉग फेज आल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, तो अच्छा जी, किस तरह से बनाया जाता है कि आप अगेन इसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो। एक्स एक्सिस पे आप टाइम रख देते हो और वाई एक्सिस पे आप जो है बैक्टीरियल ग्रोथ या नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनकर आ जाएगा जिसमें चार स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेज होगा उसको हमने लैग का नाम दिया है। सेकेंड स्टेज जिसको हम लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, फिर स्टेशनरी फेज और फिर उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपका जो ये ग्रोथ कर्व है वो डाउनवर्ड्स मूव करना शुरू कर देगा। तो लैग फेज में क्या होगा? लैग फेज क्योंकि जब हमने ऑर्गेनिज्म को न्यू एनवायरनमेंट दिया है, न्यू मीडिया दिया है, तो अब लैग फेज में क्या करेगा ऑर्गेनिज्म? अब मल्टीप्लिकेशन में जाने से पहले वो कुछ अपने लिए सेटिंग करेगा, वो कुछ अपने लिए जो है एडजस्टमेंट करेगा न्यू मीडिया में, क्योंकि वो आया है, कुछ एंजाइम्स बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इन द न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये होंगी कि वो अपने एंजाइम्स बनाना शुरू कर देगा, नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो इंक्रीज साइज इंक्रीज होता रहेगा इनका। ठीक है, फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, लॉग फेज में क्या होगा? इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फेज। इंक्रीज मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल की हाई रेट में जो है मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, जितने भी सेल्स जो सेल्स हैं अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं न्यू मीडिया में, तो अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए रेडी है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो जो है इस फेज में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फेज में जो है ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लिकेशन करेगा, इंक्रीज मल्टीप्लिकेशन होगी इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, डिक्रीज इन सेल साइज, क्योंकि लैग फेज में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, उसका हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे थे, तो वो ऑर्गेनिज्म भी जो है साइज में इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है हो रही है, अब मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो गई है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका साइज जो होगा इट विल बी शॉर्टर देन द फर्स्ट फेज। बायोकेमिकली एक्टिव होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप इसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, तो इट वुड बी इजी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्टेन पीरियड। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं स्टेशनरी फेज पे। आ जाते हैं स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि ये वो फेज होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो है सेल ग्रोथ और उसका जो डिक्लाइन फेज होगा स्टार्ट हो जाएगा। और सेल ग्रोथ और डिक्लाइन फेज जो होगा, ये सेल डेथ जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो इसे हम स्टेशनरी फेज कहेंगे। एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी अब ऑर्गेनिज्म को जो न्यू मीडिया मिला था उसने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन जब वो कर रहा था तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा था। अब जब वो स्टेशनरी फेज में आएगा तो इस टाइम पर आकर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है खत्म होने लगेंगे, उसने सारे कंज्यूम कर लिए थे, तो अब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जब मल्टीप्लाई हो रहा है
उसने जो न्यूट्रिएंट्स यूज करने थे वो न्यूट्रिएंट्स उसने यूज किए, साथ साथ उसने जो है कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी बनाए। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड्स भी बनाए, तो ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स उसने बनाए वो उसने एक्सक्रीट आउट किए इन द मीडिया। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि स्टेशनरी फेज में ये टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके अलावा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑटोलाइटिक एंजाइम्स बनाना शुरू कर देगा, यानी ये वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल को डेथ की तरफ लेके जाते हैं, ऑटोलाइसिस या लाइसिस की तरफ लेकर जाते हैं। तो सेल खुद ही एंजाइम्स बनाना शुरू कर देगा, सेल्फ एंजाइम्स होंगे जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे। नो चेंज इन द वायबल काउंट whereas total count of bacterial population will be increase। ठीक है, वायबल सेल्स और ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, वायबल जो सेल्स बन गए थे वही है। ठीक है, और अभी जो है क्या में इन पॉपुलेशन अब इसमें इस फेज में इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी लाइव हैं वो प्रेजेंट होंगे। ग्राम वेरिएबिलिटी आएगी इसमें। अच्छा जी, टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसिंस प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा ये कि ऑर्गेनिज्म ने जो है टॉक्सिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बनाता है, टू गेट डिफेंस अगेंस्ट द अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है मीडिया में प्रेजेंट है, अब इसने टॉक्सिन्स बनाना शुरू कर दिए, ये एंटीबायोटिक्स बनाना शुरू कर रहा था दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, बट अब इस टाइम पे ये जो टॉक्सिन्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं ये इसके अपने लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे डिक्लाइन फेज की तरफ। डिक्लाइन फेज में क्या होगा कि सेल डेथ या डेथ रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द स्टेशनरी और द लॉग फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, वायबल सेल्स जो है वो बिल्कुल डिक्रीज होते जाएंगे, किल हो जाएंगे। इन्वोल्यूशन फॉर्म यानी कि जो सेल होगा वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, और सेल्स जो है इसमें डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे सेल्स जो है डेथ की तरफ चले जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉर्मल लॉग, या फिर जो हम बैक्टीरिया का नॉर्मल कर्व पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वो था। अब हम आ जाते हैं स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स में जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा जी, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने आज का नेक्स्ट टॉपिक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है एक कर्व है, ठीक है, जो कि हम या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है जिसमें हम शो करते हैं कि हमारा ये जो डेटा है ये हमारे कर्व में कहाँ लाई करता है, कितने एरिया को ये कवर कर रहा है, और इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज, क्या क्या इवेंट्स के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या आपके पास जो वैल्यूज हैं वो उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गसियन डिस्ट्रीब्यूशन और बेल कर्व। ठीक है, इसे आप जो है बेल कर्व भी कह सकते हो। गसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रिसर्चर थे उन्होंने इसको, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है ये कर्व इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा। Normal distribution is the most important probability distribution in statistics because it fits many of the natural phenomena. For example, height, blood pressure, measurement errors and IQ scores. ठीक है, आपको यानी कि डेटा दिया हुआ है अबाउट हाइट्स। ठीक है, एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट्स दी हुई है। ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स हैं, प्लस उनकी जो है हाइट को स्टडी करना है, तो उसको आप जो है इस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ब्लड प्रेशर, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल में आपने ब्लड प्रेशर जो है स्टडी करना है,
तो उसको भी आप जो है इस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिन जो डेटा आप कलेक्ट करके आप बेल शेप कर्व में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप फिर उसमें ये भी बता सकते हो कि कितना इसमें कितना परसेंट एरिया है जिसमें ये आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। So what is probability? Probability is a sampling technique wherein samples are gathered in a process that give all the individual equal chances of being selected. ठीक है, probability क्या है? आप ये कह सकते हो कि आप कोई इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट की क्या चांसेस हैं, क्या वो होगा या नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या तो आपका 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, क्या चांसेस है कि होगा या नहीं होगा, बस 2 ही चांसेस हो सकते हैं, या होगा या नहीं होगा। तो ये सारी जो आपके ये जो है ये जो टेक्निक है इसे हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। द चांस ऑफ एन इवेंट अकरेंस, कोई इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला, दिस क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है, कितना चांसेस है कि वो होगा या नहीं होगा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी 0 और 1। 0 होगा तो नो, कोई इवेंट नहीं होगा या कोई चांसेस नहीं है। 1 होगा तो यानी ये चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी आप हम ये कह सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, आप जब कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ हाफ परसेंट है दोनों की प्रोबेबिलिटी। दोनों जो ऑप्शंस है आपके पास उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है? हाफ है। 50% चांसेस हैं कि आपके पास जो है हेड आ जाएगा, 50% चांसेस हैं कि आपके पास टेल आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, यानी किसी कोई भी इवेंट आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो कोई भी इवेंट आ सकता है, उसके आपके पास कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या क्या चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। व्हेन वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग हेड इज हाफ या 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग टेल इज चांस। ठीक है, तो कॉइन में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होगी। या फिर अगर हम जो है डाइस ले लेते हैं। ठीक है, डाइस एक छोटा सा जो है टूल है जिसके अंदर आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 6 तक। तो अब इसकी अब जो डाइस है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं। जब आप उसको टॉस करते हो तो फिर क्या होगा, आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या नंबर आएगा, और कितना क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या चांसेस हैं कि क्या नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें 6 रीडिंग्स हैं। ठीक है, 6 उस पे रीडिंग्स दी गई भी होती हैं, तो हर रीडिंग के कितने परसेंट चांस होंगे, कितने परसेंट चांस होंगे? 1/6। ठीक है, 1/6% चांसेस हो सकते हैं कि 1 आएगा, 1/6% चांस हो सकते हैं कि 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा। तो जब आपने उसको टॉस किया तो सारे जितने भी उसमें नंबर्स हैं उन सब का इक्वल चांसेस है कि कोई एक नंबर आएगा। 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 भी आ सकता है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर विल बी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट किया हुआ है कैपिटल पी से, नंबर ऑफ वेज ऑफ एन इवेंट। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट, क्या क्या आपके जो इवेंट के क्या क्या वेज हैं, क्या क्या चांसेस हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल क्या क्या चांसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके पास जो आपके पास कॉइन है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। और नंबर ऑफ इवेंट्स उसमें क्या है, आपके पास या हेड है या फिर आपके टेल है। ठीक है, तो कोई भी एक आ जाएगा, तो 1/2 है उसका प्रोबेबिलिटी चांसेस। अगर डाइस का देखा था तो उसमें क्योंकि 6 इवेंट्स हैं तो उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/6 की आएगी। प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट हैपनिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकता है और कितने वेज हैं टोटल नंबर ऑफ कि उसको प्रेजेंट किया जा सकता है और कितने चांसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो दो फॉर्म में हो सकती है। एक हो सकती है डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, दूसरा हो सकता है कंटिन्यूस रैंडम वैल्यूज। डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो डेटा होगा वो जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो सिंगल न्यूमेरिक नंबर में होंगी। ठीक है, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये दिया जाता है कि एक क्लास है, उस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 29 होंगे, 30 होंगे। ठीक है, आप बताओगे ठीक है जी इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स है या 35 स्टूडेंट्स है। आप कभी ये नहीं बताओगे कि 35.5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी, स्टूडेंट्स हैं 35 स्टूडेंट्स होते 35.5 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज में आपके पास एक सिंगल वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी जो है बायनोमियल, पैशन और हाइपर ज्योमेट्रिक जो है ये सब आ जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस रैंडम वैल्यूज में क्या होगा कि इसमें एक रेंज आएगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइट पर हम अगर बात करें कि एक क्लास में स्टूडेंट्स की आपने हाइट मालूम करनी है तो हाइट कुछ की जो है 5.1 आएगी, 5.2, 5.8, 5.6, 5.3। ठीक है, ये एक खास रेंज में आ रही है, 5.1 से लेकर 5.8 तक आ रही है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हम रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ करते हैं। ठीक है, तो अगर जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लाते, जबकि मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लाते। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन आ रही है। ठीक है, उसको हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर द हेड ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म होंगे या एक्सपोनेंशियल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व दिखाने के लिए दो चीजें लाजमी चाहिए होती है। नंबर 1 आपको मीन चाहिए होगा, अदर वन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई होगी। ठीक है, ये आपको हमेशा जब भी अगर इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी जाएगी। मीन यानी कि आपको एक मीन वैल्यू बता दी जाएगी कि अच्छा जी इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर हम स्टूडेंट्स ने क्या एवरेज लिया है टेस्ट मार्क्स का, तो वो मीन आपको पहले से बता दिया जाएगा मीन क्या आया है या एवरेज क्या निकला है और इसमें कितना परसेंट जो है थोड़ा सा एरर हो सकता है, कितना जो है डेविएट कर सकता है आपका डेटा। ठीक है, मीन दिया हुआ होगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन द शेप एंड पोजीशन ऑफ द बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, आपका ये जो कर्व होगा, आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा वो आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको शेप या उसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, कि इतने परसेंट एरिया में इतने जो है आपके आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, फिर आ जाएगा शेप ऑफ द ग्राफ विल स्प्रेड वंस value of standard deviation increases. Graph will move toward right side if value may increase. For example, आपने जो मीन निकाला एक क्लास का, उसमें हाइट्स आपने पता करनी है कि अच्छा जी इस सारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हैं। 50 स्टूडेंट्स में ज्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं जिनकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 5.6 में आ रही है। ठीक है, अगर जो है ये तो ज्यादातर बच्चों की 5.6 में आ रही है तो यानी मीन क्या निकल गया 5.6 निकल गया। अब अगर जो आपका जो है कुछ स्टूडेंट्स मीन्स वैल्यू से ज्यादा की हाइट में आ रहे हैं तो आपका जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड्स राइट मूव ज्यादा करेगा। और फिर उसके या फिर अगर आपको ये पता चलता है कि अच्छा जी कुछ स्टूडेंट ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं
वो इस हाइट से या फिर मीन के बाद जो स्टूडेंट्स बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा उनकी हाइट जो है 5.6 से कम आ रही है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये आपका जो है एक बेल शेप नॉर्मल कर्व है, ठीक है। तो इसमें आपने ये दिखाया है, ये पूरा बिल्कुल बेल शेप होता है। यहाँ बीच में जो आपकी ये जो लाइन आ रही है, ये आपका जो है मीन आ जाएगा। यहाँ आपने टोटल वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ योर क्लास, आप हम क्लास के ऊपर ही रहते हैं, हमने क्लास की एक हाइट निकाली है, ठीक है। उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो उनका मीन जो आपके पास आया है वो ये होगा, ठीक है। दूसरा, दोनों साइड पर जो आपका बाकी ये आपकी मीन वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद जो इस कर्व के दोनों साइड होंगी, उन साइड पे 50-50% ऑफ योर डेटा होगा, ठीक है। 50% यहाँ होगा, 50% यहाँ होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जो है ज्यादा मीन के बाद यहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ ज्यादा झुकाव हो गया और यहाँ इस तरफ जो है राइट साइड पे कम हो गया। दोनों तरफ पे सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा ये, और दोनों तरफ पे 50-50% डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मीन आपको बता दिया जाएगा और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इस डेटा में थोड़ी सी क्या एरर, थोड़ा सी क्या डेविएशन हो सकती है वो आपको बता दिया जाएगा। फिर फर्दर आपको जो है ये ग्राफ के थ्रू जो है ये बताना होगा कि आपका जो डेटा आ रहा है, आपकी जो स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आती है। अच्छा जी, अब ये क्योंकि म्यू आपका जो है जो मीन है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो इस साइड पर जब इंक्रीज होगा आपका डेटा, जब इस साइड पर इस तरफ जाएंगे तो मतलब राइट साइड पे जाएंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी वो प्लस में आएगी। ये आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि प्लस सिग्मा से प्रेजेंट की गई है। फिर ये आपकी सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि प्लस 2 सिग्मा से प्रेजेंट की गई है। फिर आपकी ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा प्लस 3 से प्रेजेंट की गई है। इसी तरह से अगर आप मीन वैल्यू से कम की तरफ जाओगे तो यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है माइनस में आएंगी। तो यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा -1 आया है, उसके बाद -2 सिग्मा आया है, फिर -3 सिग्मा आया है। तो ये जो है आपकी सिग्मा वैल्यूज है, ठीक है। इनको देखते हुए आप ये प्रेजेंट कर सकते हो कि आपका जो डेटा है किस एरिया में लाई कर रहा है। फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है भाई? दे आर सिमेट्रिकल। हमेशा जो आपका नॉर्मल कर्व होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा। ये आपका मीन वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपकी मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू के राइट साइड पे जो डेटा होगा वो भी 50% होगा, लेफ्ट साइड पे जो डेटा होगा वो भी 50% होगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल आपकी जो है ये कर्व होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी मॉडल स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि आपका ये जो कर्व है वो एक तरफ ज्यादा उसका जो है झुकाव हो रहा है या फिर दूसरी तरफ ज्यादा किसी एक तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है। दोनों जो है बिल्कुल बैलेंस होंगे, दोनों सिमेट्रिकल फॉर्म में। द मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, ठीक है। जो आपका डेटा होगा आप इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप प्रेजेंट करोगे उसका जो मीन होगा वो इट विल बी इक्वल टू द मीडियन। वही मीडियन होगा, वही आपका जो है मोड भी होगा। यानी मीडियन क्या होती है? आपकी मिडिल वैल्यू होती है, तो मिडिल वैल्यू भी वही निकलेगी, एवरेज भी वही निकलेगा। और मोड क्योंकि रिपीटेटिव जो वैल्यू होती है उसे हम मोड कहते हैं, तो मोड भी सेम होगा। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई कि एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा, दूसरा ये यानी कि दोनों तरफ आपके जो है आपका जो कर्व होगा दोनों तरफ से 50-50% आपका डेटा शो करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल, ठीक है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लेस देन मीन एंड हाफ ऑफ द विल बी ग्रेटर, ठीक है। अगर 50% जो आपकी पॉपुलेशन रह जाएगी वो मीन से कम हो सकती है या फिर मीन से ज्यादा हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला अलाउ टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट फॉल विद इन द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। ठीक है। इसके अलावा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक खास फॉर्मूला दिया गया हुआ है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर लिखा होगा 68.2%, ये आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। 95.4 ये आपकी सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। 99.7 आपकी थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। तो ये आपका जो है एक खास एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, जिससे आप ये मालूम कर सकते हो कि आपका कोई स्पेसिफिक डेटा है वो इन तीनों में से कौन से किस एरिया में लाई कर रहा है इस ग्राफ में। ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू आप ये डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नो स्क्यूड। ठीक है। क्या आपका जो ग्राफ होगा वो उसका किसी एक तरफ झुकाव ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि ये है, ये दो ग्राफ है, एक जो है ये आपको एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ जो आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये आपकी एक मीन मिडिल वैल्यू आ गई है। मिडिल वैल्यू के बाद आपका ये जो ग्राफ है, जो आपका डेटा है, उसका झुकाव ज्यादा जो है राइट की तरफ है, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। या फिर आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे उसका झुकाव ज्यादा है, तो फिर वो भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है कि मीन से ज्यादा आपका मीन के बाद ज्यादा आपकी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो मीन के बाद आ रही है, तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस की तरफ, यानी ज्यादा झुकाव राइट साइड पे हो रहा है, तो फिर आपके डेटा में तो फिर वो पॉजिटिव स्क्यूनेस में आएगा। यानी मींस व्हेन द टेल ऑन द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर और फैटर, द मीन मीडियन विल बी ग्रेटर देन द मोड। ठीक है। मीन मीडियन मोड फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, मीन मीडियन मोड जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट नहीं करेगा। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, व्हेन द टेल ऑफ द टेल will fall to the left side of the distribution is longer fatter than the tail on the right side, the mean median will be less than the mode। ठीक है। जो आपके पास मोड वैल्यू आई होगी उसमें से मीन और मीडियन जो है वो भी अलग हो जाएंगे, जबकि हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है उसमें मीन मीडियन सब इक्वल होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं सिमेट्रिकल कर्व या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पीक। ठीक है। ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो सेंट्रल पीक में आएंगी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर वैल्यूज अवे फ्रॉम द मीन टेपर ऑफ इक्वली इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है। बाकी जो मीन वैल्यू या जो आपकी मोड निकलेगा वो आपका सेंटर में आएगा। उसके बाद 50% जो डेटा रह जाएगा वो आपके लेफ्ट में होगा, और बाकी का 50% जो होगा वो आपका जो है राइट पे होगा। तो अगर 50% से ज्यादा लेफ्ट पे हो जाता है या राइट पे हो जाता है तो उसकी वजह से वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। डेटा मस्ट बी कंटिन्यूस। ठीक है। अब हमने पहले भी जैसे बात किया कि जब हम इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा प्रेजेंट करते हैं तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में लेते हैं, हम डिस्क्रीट फॉर्म का डेटा नहीं लेते। मीन मीडियन, अगर अगेन वही बात आ जाती है, मीन मीडियन मोड सब जो है इक्वल होगा। मीन मीन्स बैलेंस पॉइंट, मीडियन मीन्स मिडिल पॉइंट, मोड जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट जो आपके पास डेटा आ रहा है वो आपका मोड आएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मीन ऑफ 75, सो डेटा विल बी 75 प्लस और माइनस। ठीक है। अगर आपका मीन जो है 75 निकला है तो 50% ऑफ डेटा क्या हो सकता है, प्लस 75 में हो सकता है। 50% आपका जो डेटा हो सकता है वो -5 में हो सकता है। एरिया क्या है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 1
और 100%। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है कर्व है। इसके अंडर जितना भी एरिया कवर हो रहा है ये आपका जो है कहलाएगा एरिया। जितना भी डेटा इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया डेटा आ रहा है वो सब आपका कहलाएगा एरिया। द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व दैट लाई विद इन। ठीक है, अब जो एरिया है उसको हमने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है उस एरिया को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 एरियाज में उसको डिवाइड कर। नंबर 1 इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज अप्रोक्सीमेटली 0.68 या फिर 68%। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कर्व है। ठीक है, इस कर्व में ये जो एरिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा ये। ठीक है, इतना एरिया जो आपका ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा। मीन आपका ये है। ठीक है, मीन से राइट साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, मीन से लेफ्ट साइड पे जाओगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये जो आपका एरिया है ये कितना परसेंट एरिया होगा, ये आपका 68.2% एरिया को कवर करेगा। उसके बाद सेकंड उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो इसमें कितना एरिया आ जाता है, 95% एरिया जो आएगा वो सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास जो डेटा आएगा वो 99.7% आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जो आपका कर्व होगा वो यूनी मॉडल होगा, यानी उसमें मोड वैल्यू जो है एक ही होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो हाइट दी गई है वो आपके पास जो है हाइट वैल्यूज जो दी गई है वो ज्यादा, उसमें जो रिपीटिव वैल्यू है वो 5.6 आ रही है। ठीक है, बार बार 5.6 रिपीट हो रही है, तो एक ही रीडिंग आपके पास बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन अगर दो जो है आपके पास डेटा या 2 रीडिंग्स जो है ऐसी आ जाती हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, तो फिर वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएंगी। फिर उसका जो कर्व बनेगा वो कुछ वैसे तो नॉर्मल आपका कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका बेल शेप नॉर्मल कर्व बन गया। अगर मोड 1 होगा तो एक ही मोड होगा तो आपका ऐसा कर्व बनेगा। लेकिन अगर डबल मोड आ जाता है तो वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, डबल मोड आ गया तो ये आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। तो हमेशा ये होगा कि एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसमें जो है हमेशा एक ही मोड होना चाहिए। ठीक है, ये अगेन आपका जो है एरिया को डिफाइन किया हुआ है कि 68% जो डेटा आएगा वो आपका फर्स्ट डेविएशन में आ जाएगा, सेकंड जो आएगा डेविएशन में वो 95% आ जाएगा, और फिर थर्ड में जो है आपका इतना आ जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ एक क्लास के स्टूडेंट्स ने जो है क्लास में फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 70% मार्क्स लिए, यानी उसका जो मीन आया है वो 70 आया है। ठीक है, मीन जो आया है वो 70 आया है। तो अब आपको इसका जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो हमें पता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी वो कितना परसेंट एरिया कवर करती है, वो 68% कवर करेगी डेटा। तो उसमें आपका जो फॉर्मूला होगा तो आपका उसमें जो सिग्मा होगा वो आपका +1 होगा या फिर -1 होगा। तो ये जो सिग्मा है ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें आपके पास जो होगा वो आपके पास या तो +1 में आएगा या तो -1। तो इसमें आपके पास आप क्या कह सकते हैं कि वैसे तो सब ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, 70। तो लेकिन ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका ये जो एरिया आ रहा है 68% एरिया जो आपका कवर कर रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। ठीक है, सब स्टूडेंट्स के मार्क्स इस एरिया में 70 नहीं होंगे।
ये जो 68% एरिया है, इसमें सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 नहीं होंगे। इतने परसेंट एरिया में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 70 से कम हो सकते हैं या 70 से ज्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? -1 या +1। तो इस एरिया में आपके पास कितने आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर एग्जाम्पल सिग्मा मिला हुआ है 2, मीन आपको मिला हुआ है 70। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन भी आता है तो इसी तरह से आपको मीन मिला हुआ होगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ आपको मीन 70 दिया हुआ है, सिग्मा आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा जब 20 दिया हुआ है तो इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स क्या मार्क्स हो सकते हैं? तो आप इसको क्या कर लोगे कि 70 -1, ठीक है, 70 -1 या सिग्मा कितना है? 2 है, तो 70 -2 कितना हो जाएगा? 68 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 70 प्लस सिग्मा या +1 या प्लस सिग्मा जो है, और सिग्मा की वैल्यू कितनी मिली हुई है आपको? 2 मिली हुई है, तो 70 + 2 72 हो जाएगी। यानी इस एरिया में जो आपके 68% स्टूडेंट्स जो हैं इस एरिया में रिलाई कर रहे हैं, उनके टोटल मार्क्स कहाँ से हैं? 68 से लेकर 72 में जो आएंगे वो आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा होगा। सेकेंड डेविएशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड डेविएशन में कितना परसेंट आपका एरिया कवर होता है? 97% होता है, और उसमें आपके पास जो है सिग्मा कितना होता है? -2 सिग्मा या +2 सिग्मा। पहले वाले में कितना था? -1 सिग्मा या +2 सिग्मा। अच्छा जी, यहाँ फिर से हमें एक वैल्यूज दी हुई है कि मीन आपको 70 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन 2 दिया हुआ है। तो मीन आपको 70 दिया हुआ है +2, क्योंकि आपने जो है आपके पास जो फॉर्मूला है वो 2 सिग्मा है, तो 2 एज इट इज आ गया, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, तो 2 × 2 होगा। ठीक है, तो 70 +4 एंड 70 -4 आ जाएगा। तो इस एरिया में कितने क्या मार्क्स होंगे? 66 से लेकर 74 तक मार्क्स होंगे। तो ये एरिया जो है आपका 97%, 96% जो आपका डेटा कवर हो रहा है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? वो 60 जो मार्क्स आ रहे हैं वो 66 से लेकर 74 तक के आ रहे हैं। इसी तरह से आप जब फोर्थ वाला थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो वो 99.7% में आएगा। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास +-1 सिग्मा, सेकंड में +-2 सिग्मा, थर्ड में आपके पास +-3 सिग्मा होगा। ठीक है, ये करके आपके, इसके अलावा एक ये जो है एक और एग्जांपल दी गई है। ठीक है, इसमें जो है आपको मीन की वैल्यू 40 दी गई है, सिग्मा आपको 3.5 दिया गया है। तो 68% डेटा में क्या रेंज आएगी आपके पास? 68% रेंज में आपके पास फॉर्मूला लगा लेंगे, 40 है तो +-3.5 होगा, क्योंकि सिग्मा हमारा 3.5 है, तो आपके पास आ जाएगा 43.5 से लेकर 36.5 से लेकर 43 की जो रेंज आएगी वो 68% डेटा कवर करेगी। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की बात की जाए तो 40 आपका मीन है, सिग्मा आपका 3.5 है, क्योंकि जो सेकंड डेविएशन है वो 2 सिग्मा होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आपके पास ये जो रेंज आएगी 33 से 75 की रेंज आएगी 95% में। और इसी तरह से थर्ड जो रेंज आएगी वो आपकी 29 से 50 की रेंज में आएगी, जिसमें आपका 99% डेटा जो है कवर होगा। So this was all about the topic. अब इस